हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में या आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल या साइड रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन स्टडी करने से पहले ही बता दिया जाए ये वीडियो कौन से बच्चों के लिए यूज़फुल है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो भी आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मेडिकल के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये टॉपिक हम लोग का एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जेई मेंस के पर्पज से नहीं पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो हम लोग को जेई एडवांस में काम आएगा। तो ये जो भी सिलेबस यहाँ पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो जेई एडवांस का सिलेबस है। एनसीईआरटी में पैरेलल रिएक्शन के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो जेई मेंस में हमें पैरेलल रिएक्शन या साइड रिएक्शन के बारे में स्टडी नहीं करना है। हाँ, ये सिलेबस का पार्ट कहाँ है, तो ये जेई एडवांस का सिलेबस का पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात करें तो पैरेलल रिएक्शन से क्वेश्चन जेई एडवांस में फिजिक्स में भी आ चुका है एंड केमिस्ट्री में भी आ चुका है। याद कीजिए, एक बार मैंने क्लास में पहले बताया था फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो फिजिक्स में ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी, उसी चैप्टर में हमें ये टॉपिक दोबारा मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल डिके वहाँ पर बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में कहाँ यूज़ में आएगा, रेडियो एक्टिविटी में, और केमिस्ट्री में कहाँ पर है, तो जेई एडवांस का सिलेबस का पार्ट है। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझे पैरेलल रिएक्शन कहते किसे हैं, पैरेलल या साइड रिएक्शन किसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान ले कि हम लोग का कोई रिएक्टेंट है ए रिएक्ट कर कर एक प्रोडक्ट बना रहा है बी, लेकिन साथ साथ ए से एक दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है सी, डिफरेंट रेट से। तो जैसे इस कंटेनर में बोला जाए कि इस कंटेनर में कोई रिएक्टेंट ए ले लिया गया, ए रिएक्ट कर कर या डिकम्पोज कर कर एक प्रोडक्ट क्या बना दे रहा है बी, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना दे रहा है सी। साथ साथ साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो रहा है, ए से बी भी बन रहा है, ए से सी भी बन रहा है, लेकिन डिफरेंट रेट से बन रहा है। हो सकता है इनका ऑर्डर सेम भी होगा या इनका ऑर्डर डिफरेंट भी होगा। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग मान रहे हैं कि ए से बी जो फॉर्मेशन हो रहा है ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, ए से सी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के ही हो। अभी जो भी डिराइवेशन करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग डिराइव करेंगे। तो पैरेलल रिएक्शन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली बने डिफरेंट रेट से, वैसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग आते हैं कैसे यहाँ पर हम लोग डिराइवेशन करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ए से हम लोग का एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है बी बन रहा है, ए से एक प्रोडक्ट बी बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है हम लोग का सी बन रहा है। हम लोग ए से बी ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, ए से सी इसे भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन मान रहे हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन हो सकता है ए का कोएफिशिएंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमें नहीं पता है। वैसे ही रिएक्शन में बी और सी का भी कोएफिशिएंट हमें नहीं पता है, 2, 3, 4, 5 कितना होगा। तो हम लोग इन जनरल चल रहे हैं कि ए का कोएफिशिएंट n1 है, बी का कोएफिशिएंट n2 है और सी का कोएफिशिएंट कितना है n3 है। तो ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन दिया गया है, तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं। ए से बी का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट हम लोग K1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए से सी का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट हम लोग K2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और भी कुछ अजम्पशंस, इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट, स्टार्टिंग में इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ए ही प्रेजेंट है। तो इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ ए ही प्रेजेंट है। नो
बी एंड सी वर प्रेजेंट। इनिशियली हम लोग का बी और सी प्रेजेंट नहीं था, नो बी एंड सी वर प्रेजेंट। अब हम लोग को करना क्या है, टी टाइम पर, किसी भी टाइम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन, सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, फिर हाफ लाइफ कितना होगा, ये सब चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो आते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर दो रिएक्शन हो रहे हैं, दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं। ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, N1 ए से हम लोग का N2 बी का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम टाइम साइमल्टेनियसली हम लोग का ए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो सी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ए से सी का भी। तो ये दो रिएक्शन ऐसे लिख दिया गया, ए से बी का फॉर्मेशन, ए से सी का फॉर्मेशन, दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं। ए से बी का फॉर्मेशन, इसका रेट कांस्टेंट K1, ए से सी का फॉर्मेशन, इसका रेट कांस्टेंट कितना है K2। तो इस रिएक्शन को हम लोग थोड़ा नीचे कर कर लिखते हैं, N1A से हम लोग का N3C, इसका रेट कांस्टेंट K2। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी हम लोग का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का। अब रेट ला लिखना स्टार्ट कीजिए। रेट ला हम लोग कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन के रेट को कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखा जाए, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, R इक्वल टू -1/N1 dA/dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, इक्वल टू 1/N2 dB/dt। याद करें, अब आप लोगों को डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन का रेट लिखने आना चाहिए। ऐसे मैं ढक दे रहा हूँ, ये N1 को मैं ढक देता हूँ, माइनस dA/dt क्या है, ए का डिसअपीयरेंस का रेट ए के कोएफिशिएंट से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ये dV/dt क्या है, तो बी का फॉर्मेशन का रेट बी के कोएफिशिएंट N2 से डिवाइड कर दिए। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जरा लिखिए, इक्वल टू K1, रेट कांस्टेंट K1, और ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये ए की पावर क्या चला जाएगा, 1। ये हम लोग का ए की पावर 1, ये पहला हो गया। अभी इसको मिटाते हैं हम लोग। अब इसी को और सॉल्व कीजिए, N1 को राइट साइड में कर दीजिए, N2 को भी राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो -dA/dt, -dA/dt बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, तो N1 K1 इंटू ए। बड़ा ध्यान से अभी समझिएगा, अभी उतारना नहीं है, एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे हैं उसको समझिएगा। फिर N2 को राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो ये dV/dt, ये आ जाएगा B का फॉर्मेशन का रेट, dV/dt बराबर कितना, N2 को राइट में शिफ्ट कर दीजिए, N2 K1 इंटू ए, ये dV/dt। इसको हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग पहले रिएक्शन का यूज कर लिए, ए से जो बी का फॉर्मेशन हो रहा था उसका यूज कर लिया। हम लोग आते हैं दूसरे रिएक्शन का यूज करने पर। अभी तक जितना भी बोर्ड पर लिखा गया आप लोग इसको उतार ले, वीडियो को पॉज कर कर पहले इतना उतार लें, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करें। चला जाए, इसको इधर मिटाता हूं मैं। हम लोग का दूसरा रिएक्शन ये था, N1A से क्या हो रहा है हम लोग का, N3C। ये भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का, रेट कांस्टेंट K2, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जरा यहाँ से लिखे हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो ए के डिसअपीयरेंस के रेट को ए के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, सी के फॉर्मेशन के रेट को सी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो लिखा जाए -1/N1 dA/dt इक्वल टू 1/N3 dC/dt। याद कीजिए, फिर से मैं इसको ढक रहा हूं, N1 को मैं ढक देता हूं, -dA/dt क्या है, तो ए का डिसअपीयरेंस का रेट ए के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। N3 इससे ढक दें। अब dC/dt क्या है, तो C का फॉर्मेशन का रेट C के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। दोनों आपस में बराबर होंगे। अब लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करेगा तो इक्वल टू K2 इंटू ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये क्या आ गया, ए की पावर 1। N1 को राइट में शिफ्ट कर दीजिए, N3 को राइट में शिफ्ट कर दीजिए,
तो ये हम लोग का माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू N1 K2 इंटू ए, और N3 को राइट में शिफ्ट कर दीजिए। इस N3 को राइट में शिफ्ट कर दें तो ये हम लोग का डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, N3 K2 इंटू ए, N3 K2 इंटू ए। ये दूसरा इक्वेशन, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट है, बड़ा गौर से समझना है, यही समझने का पार्ट हम लोग का आ रहा है। ये भी ए का डिसअपीयरेंस का रेट है। ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट पहले वाले पाथ से इसको 1 कर दे रहा हूं मैं, और ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट दूसरे वाले पाथ से है। तो ध्यान दें, ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट पहले वाले पाथ से, ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट दूसरे वाले पाथ से। मैं सिंपल एक छोटा सा डाटा देता हूं, N1A, N2B, ये N3C। एक सिंपल डाटा देता हूं, मैं बोलता हूं कि पहले वाले पाथ से ए का 2 मोल रिएक्ट किया और दूसरे वाले पाथ से ए का 1 मोल रिएक्ट किया 1 सेकंड में। ऐसे डाटा दे दिया जाए, 1 सेकंड में ए का 2 मोल रिएक्ट कर गया पहले पाथ से, और उतने ही टाइम में 1 सेकंड में ए का 1 मोल रिएक्ट कर गया पहले दूसरे वाले पाथ से। तो ये बताइए 1 सेकंड में ए का ओवरऑल कितना रिएक्ट कर गया। तो भाई 1 सेकंड में ए का ओवरऑल कितना रिएक्ट कर गया, 2 मोल और 1 कितने मोल, 3 मोल। तो अगर ओवरऑल डिसअपीयरेंस पूछा जाए ए का तो कितना हो जाएगा, 3 मोल पर सेकेंड। तो ऐसे यहां पर बताइए, ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट है पहले पाथ से, ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट है सेकेंड पाथ से। अगर ए का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट निकालना होगा तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस डाटा को देखिए, ए का 2 मोल रिएक्ट किया, ए का 1 मोल रिएक्ट किया, लेकिन अलग अलग पाथ से। अगर टोटल ओवरऑल पूछा जाए ए का कितना रिएक्ट कर गया 1 सेकंड में, तो भाई ए का 1 सेकंड में तो 3 मोल रिएक्ट कर गया। तो ओवरऑल कैसे निकाल रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो यहां भी वही करना है, ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट है पहले पाथ से, ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट है दूसरे पाथ से। हमें ओवरऑल डिसअपीयरेंस निकालना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां तक आप लोग उतारिए और ध्यान में रखना है माइंड में, ए का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट निकालना है, तो इन दोनों को, ये और ये जो हाईलाइट किया, इसे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी, ये हो गया हम लोग का ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट। और वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड पाथ दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पहला वाला पाथ माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये पहला पाथ, इसे ऐड करेंगे दूसरे पाथ में, प्लस माइनस डी ए अपॉन डी टी, सेकेंड पाथ में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक्सप्रेशन लिखना यहां पर सीखिए, ये ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट कैसे लिख दिया गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हम लोग का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट कितना आ जाएगा, ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट, तो N1 K1A प्लस N1 K2A, इन दोनों को हम लोग ऐड कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, N1 कॉमन, A कॉमन, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू N1 K1 प्लस K2 इंटू ए इक्वल टू, भाई K1 कांस्टेंट, K2 कांस्टेंट और N1 कोएफिशिएंट, ये भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो N1 K1 प्लस K2 ये मिलाकर एक अनदर कांस्टेंट, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा।
भाई ये ए का डिसअपेरेंस का रेट है, पहले पाथ का, दूसरे पाथ का, या ओवरऑल। तो ये ए का डिसअपेरेंस का रेट ओवरऑल डिसअपेरेंस का रेट है, तो ये ओवरऑल डिसअपेरेंस का रेट, तो इस रेट कांस्टेंट के को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो ध्यान में रखिएगा, ये K1 रेट कांस्टेंट पहले पाथ का, ये K2 रेट कांस्टेंट दूसरे पाथ का। लेकिन अगर इस K के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए, ये ए का डिसअपेरेंस का रेट है, ओवरऑल डिसअपेरेंस का रेट है, तो ये ओवरऑल डिसअपेरेंस का रेट, तो ये रेट कांस्टेंट भी क्या है हम लोग का ओवरऑल। तो हम लोग का एक इक्वेशन आ रहा है, पूरा उतार लीजिए। तो के को हम लोग ओवरऑल रेट कांस्टेंट कहते हैं, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ये हम लोग का ओवरऑल रेट कांस्टेंट है। और ध्यान दीजिए इक्वेशन थर्ड पर, ओवरऑल रेट कांस्टेंट के बराबर कितना, तो N1 K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितने के बराबर, तो N1 K1 प्लस K2 के बराबर। ये तीसरा इक्वेशन था। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों इक्वेशन को अब मैं साथ में लिख दे रहा हूं, जिससे कि हम लोग को डेरिवेशन करने में क्या हो, आसानी हो। हम लोग का पहला इक्वेशन था dB अपॉन dt, dB बाई dt इक्वल टू कितना था हम लोग का, तो N2 K1 इंटू ए, ये हम लोग का था dB बाई dt। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लोग का dC अपॉन dt, ये कितने के बराबर है, तो N3 K2 इंटू ए के बराबर है, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में इधर ही लिख दे रहा हूँ, माइनस dA अपॉन dt, ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन है, ये कितने के बराबर है, तो K इंटू ए के बराबर है। और ध्यान में रखना है K कौन सा कांस्टेंट है, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है। इन्हीं तीन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर कर ए का, बी का और सी का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पूरा बोर्ड आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन थर्ड का यूज कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड का यूज कर कर हम लोग ए का कॉन्सेंट्रेशन निकालें, कि इक्वेशन थर्ड का यूज करें और देखें ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये तीन इक्वेशन हम लोग के सामने है, वन बाय वन तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन का यूज करें, ए को लेफ्ट में लेकर आ जाए, डी टी को राइट में शिफ्ट कर दे, तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -1/a dA इक्वल टू के इंटू डी टी, ये हम लोग का एक्सप्रेशन आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, राइट साइड में लिमिट किसका आएगा, टाइम का आएगा, तो ये 0 टाइम और t टाइम। लेफ्ट साइड की बात करें तो हम लोग का dA दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग का लिमिट किसका आएगा, तो a के कॉन्सेंट्रेशन का, और A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर, A0 के बराबर, और एट एनी टाइम t A का कॉन्सेंट्रेशन A के बराबर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। फाइनल आंसर जो आएगा वो मैं दे रहा हूँ, फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा A इक्वल टू A0 इंटू ई की पावर -KT। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज में आने वाला है वो मैं बॉक्स में घेर दिया। K इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितने के बराबर, तो N1 K1 प्लस K2 के बराबर, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। दूसरा, एट एनी टाइम t A का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो A0 ई की पावर -KT। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन और फिर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन हम लोग का हो चुका है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग यूज करें,
तो डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो N2K1 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन लोग अभी जस्ट निकाले हैं, कितने के बराबर, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन A0 इंटू ई की पावर माइनस के टी, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन था। अब dt को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो dt को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर दें, तो हम लोग का dB इक्वल टू dt को राइट साइड में शिफ्ट करें तो dB इक्वल टू कितना आ जाएगा, N2K1 A0 ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। तो dt को राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, dB बराबर हम लोग का आ गया। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। इधर dt दिया हुआ है तो लिमिट टाइम का आएगा 0 टाइम और t टाइम, और इधर dB दिया हुआ है तो b का कॉन्सेंट्रेशन। तो याद कीजिए स्टार्टिंग में b और c कोई भी प्रेजेंट नहीं थे, तो स्टार्टिंग में b का कॉन्सेंट्रेशन 0 और एट एनी टाइम t b का कॉन्सेंट्रेशन b के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करना आसान है, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, b आएगा। राइट हैंड साइड को भी आप लोग इंटीग्रेट कीजिए, मैथमेटिक्स बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग कैलकुलस में। N2K1 A0 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, e की पावर माइनस के टी, उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, N2K1 A0 डिवाइडेड बाई K इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस के टी, ये आ गया b का कॉन्सेंट्रेशन। तो b का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, उसका एक्सप्रेशन हम लोग का आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन सेकंड का यूज कर कर C का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो पहले आप लोग पूरा उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर उतार लीजिए यहां तक। अब हम लोग आते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का यूज किया जाए तो dc अपॉन dt बाई dt इक्वल टू कितना, तो N3K2 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकाले थे कितने के बराबर, तो A0 इंटू ई की पावर माइनस के टी, ये हो गया ए का कॉन्सेंट्रेशन। अब dt को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो dt को राइट साइड में शिफ्ट किया जाए तो हम लोग का dc इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो N3K2 A0 ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी, ये DC राइट साइड में हम लोग का dt राइट साइड में शिफ्ट हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, इधर लिमिट किसका पुट करेंगे, टाइम का, dt दिया हुआ है तो ये हम लोग का स्टार्टिंग टाइम 0 टाइम और ये एट एनी टाइम t। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, dc दिया हुआ है, तो c का कॉन्सेंट्रेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में c का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग टाइम में c प्रेजेंट था ही नहीं 0 और एट एनी टाइम t, c का कॉन्सेंट्रेशन c के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करने पर कितना आएगा, तो c आएगा। राइट हैंड साइड में चले हम लोग, N3K2 A0 कांस्टेंट, तो ये बाहर हो जाएंगे, N3K2 A0 कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे, e की पावर माइनस के टी, इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट किया जाए और लिमिट पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई के इंटू 1 माइनस ए की पावर माइनस के टी, ये हम लोग का आ गया सी का कॉन्सेंट्रेशन। तो ए बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं एट एनी टाइम टी, ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन और सी का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया है। तो चलिए उतारिए इतना पूरा,
अब ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद कैसे करेंगे, थोड़ा समझते हैं इस फॉर्मूला को हम लोग याद कैसे करेंगे। तो अभी तक जो जो एक्सप्रेशन आए हैं, पहले उन एक्सप्रेशन को याद करने का हम लोग तरीका सीख ले कि उसको हम लोग को याद कैसे रखना है उन फॉर्मूला को। तो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का जो पैरेलल रिएक्शन दिया हुआ था, पैरेलल रिएक्शन हम लोग का ये था N1A रेट कांस्टेंट K1, N2B ये N3C रेट कांस्टेंट कितना K2। ओवरऑल रेट कांस्टेंट पूछा जाए तो A का कोफिशिएंट N1 इंटू K1 प्लस K2 था, ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो ध्यान में रखना है ओवरऑल रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो N1 जो है वो A का कोफिशिएंट है। अब पूछा जाए A का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तो पहले से ही पता है हम लोग, A इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT। बस ध्यान में रखना है K रेट कांस्टेंट कौन सा है, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है। अब B का कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाए कितना, तो देखिए ध्यान दीजिए, B का कोफिशिएंट N2 रेट कांस्टेंट K1 से मल्टीप्लाई कीजिए N2 K1। फिर C का कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, तो C का कोफिशिएंट N3 रेट कांस्टेंट K2, तो N3 K2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी अगर फॉर्मूला पर देखिए कॉमन है, A0 डिवाइडेड बाई K1 माइनस e की पावर माइनस KT, यहाँ भी कॉमन है A0 डिवाइडेड बाई K1 माइनस e की पावर माइनस KT। ये फॉर्मूला याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, कैसे इतने लंबे फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। B का कॉन्सेंट्रेशन, B का कोफिशिएंट, B का रेट कांस्टेंट, C का कॉन्सेंट्रेशन, C का कोफिशिएंट और C का रेट कांस्टेंट था। तो सबसे पहले जब आप लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखिएगा तो A, B, C का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखा गया है वो समझना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो कैसे A का डिसअपेरेंस का रेट, B का, C का फॉर्मेशन का रेट कैसे लिखा गया था वो समझिएगा बड़ा ध्यान से। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एट एनी टाइम टी बी और सी के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकाला जाए, तो बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। तो एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पर बी और सी के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, तो देखिए सामने कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेंगे, अगर इसका रेशियो ले लें A0 K, ये वाला एक्सपोनेंशियल टर्म पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। कितना आएगा हम लोग का, तो N2 K1 डिवाइडेड बाई N3 K2। अब इसको भी कैसे याद रखेंगे, तो ऊपर में B का कॉन्सेंट्रेशन था तो B का कोफिशिएंट, B का रेट कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में C का कॉन्सेंट्रेशन है, C का कोफिशिएंट, C का रेट कांस्टेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है भाई, ड्यूरिंग रिएक्शन कोफिशिएंट थोड़ी बदलेगा, N2 N3 का कोफिशिएंट थोड़ी बदल जाएगा, K1 K2 भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद किसी भी टाइम की बात करें, चाहे एंड की ही बात क्यों ना कर दे, रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद किसी भी टाइम पर बी और सी के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। आगे एक और पॉइंट, जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो मोल के रेशियो के भी बराबर होता है, यही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो पार्शियल प्रेशर के रेशियो के भी क्या होता है, बराबर होता है, बशर्ते रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा हो। तो ये हम लोग का आ गया एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर लिख दिया जाए एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर B और C का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कितने के बराबर, तो इनके मोल के रेशियो के बराबर, या और बोला जाए कितने के बराबर, तो B का पार्शियल प्रेशर का रेशियो डिवाइडेड बाई C के पार्शियल प्रेशर का रेशियो। और जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले, क्लियरली नहीं क्वेश्चन में बताता है, तब तक ड्यूरिंग रिएक्शन वॉल्यूम को क्या मानकर चलेंगे हम लोग, कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो ये बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकल गया और ये क्या है हम लोग का, कांस्टेंट है, ये याद रखना है। ड्यूरिंग रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद किसी भी टाइम पर बी और सी के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या मिलेगा हम लोग को, कांस्टेंट मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं। अब हाफ लाइफ हम लोग को निकालना है कि ए का हाफ लाइफ कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे ए के हाफ लाइफ को हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको थोड़ा हम लोग समझें।
हम लोग का रिएक्शन यही था, N1A से N2B और ये N3C। अब बोला क्या जा रहा है कि स्टार्टिंग में A का 20 मोल लिया गया। अब हाफ लाइफ का डेफिनेशन तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, स्टार्टिंग में जितना लिया गया उसका आधा रिएक्ट करने का टाइम। तो भाई 20 मोल लिए थे, अब 20 मोल में से 10 मोल जितने टाइम में रिएक्ट कर जाएगा वही ए का हाफ लाइफ हो जाएगा। लेकिन ए का जब 10 मोल रिएक्ट करेगा, ए का जब 10 मोल रिएक्ट करेगा तो जरा ध्यान दीजिए, 10 मोल में से कुछ मोल तो बी से बनेगा और कुछ मोल सी के लिए रहेगा। तो ए का जब 10 मोल रिएक्ट करेगा तो 2 पार्ट में वो 10 मोल बटेगा। तो यहाँ पर हाफ लाइफ निकालना उतना सिंपल नहीं है। ए का ओवरऑल हाफ लाइफ क्या होगा, पहले पाथ का हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, दूसरे पाथ का हाफ लाइफ आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे भाई। शुरू में 20 मोल दिया गया था, अब 20 का आधा 10 मोल जब ये रिएक्ट करेगा तो उसका हाफ लाइफ होगा, लेकिन वो 10 मोल 2 अलग अलग पार्ट से रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे हाफ लाइफ, उसको समझिए। तो हम लोग हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला पढ़े थे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन ध्यान से समझिए, अगर ये रेट कांस्टेंट पहले पाथ का, तो ये हाफ लाइफ भी कौन से पाथ का आएगा, हम लोग का फर्स्ट पाथ का ही आएगा। और अगर यहाँ पर रेट कांस्टेंट रखा जाए सेकंड पाथ का, तो ये हाफ लाइफ भी कौन से पाथ का आएगा, सेकंड पाथ का आएगा। हमें चाहिए ओवरऑल हाफ लाइफ। तो अब ये बताएं, अगर ये रेट कांस्टेंट ओवरऑल रेट कांस्टेंट है तो हाफ लाइफ भी कौन सा रहेगा, हम लोग का ओवरऑल हाफ लाइफ ही रहेगा। तो ओवरऑल हाफ लाइफ, ओवरऑल हाफ लाइफ, ओवरऑल हाफ लाइफ की हम लोग बात करें, टी हाफ ओवरऑल हाफ लाइफ की बात करें तो सबसे पहले ये बताइए ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितना, तो के बराबर N1 K1 प्लस K2। अब इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है ना। तो ये बताइए, ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ भी कौन सा आएगा हम लोग का, ओवरऑल हाफ लाइफ। तो ये हम लोग का आएगा ओवरऑल हाफ लाइफ इक्वल टू N1। अब यहाँ आते हैं, ये K1 ये रेट कांस्टेंट पहले पाथ का, तो 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट पहले पाथ का, तो हाफ लाइफ भी कौन से पाथ का, पहले ही पाथ का आएगा, प्लस K2 ये रेट कांस्टेंट दूसरे पाथ का है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट दूसरे पाथ का, तो हाफ लाइफ भी कौन से पाथ का, दूसरे पाथ का आएगा। अब इसको सोल्व किया जाए, 0.693 हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो 1 अपॉन टी हाफ ओवरऑल हाफ लाइफ जो हम लोग का आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन में, ओवरऑल हाफ लाइफ कितने के बराबर, तो N1 डिवाइडेड बाई टी हाफ पहले पाथ का प्लस N2 डिवाइडेड बाई टी हाफ कौन से पाथ का, सेकंड पाथ का। तो ये हम लोग का निकल गया ओवरऑल हाफ लाइफ। चलिए इतना पूरा उतारा जाए पहले। नेक्स्ट आते हैं, समझिएगा गौर से, ये B का कॉन्सेंट्रेशन है एट एनी टाइम T और ये C का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एंड पर A तो खत्म हो जाएगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो A खत्म हो जाएगा। तो एंड पर T इक्वल टू इन्फिनिटी पर B और C का कॉन्सेंट्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो एंड पर पूछा जाए B का कॉन्सेंट्रेशन B इन्फिनिटी वो कितने के बराबर होगा, वैसे एंड पर C का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, एंड पर C का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो निकालिए। यहाँ पर T बराबर जैसे ही इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो जैसे ही T बराबर इन्फिनिटी पुट करेंगे ये वाला टर्म हो जाएगा 0।
तो यहाँ t बराबर इन्फिनिटी पुट कीजिए, ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो b का कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट पर एंड पर कितना, तो N2K1 A0 डिवाइडेड बाई k के बराबर, ये b का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। वैसे ही c का कॉन्सेंट्रेशन एंड पर पूछा जाए तो एंड पर t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कीजिए यहाँ पर, तो जैसे ही t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे ये टर्म कितना आ जाएगा, जीरो। तो c का कॉन्सेंट्रेशन एंड पर कितना, तो N3K2 A0 डिवाइडेड बाई k। अब हम लोग को निकालना क्या ना है, परसेंटेज इल्ड निकालना है कि b का परसेंटेज इल्ड कितना होगा और c का परसेंटेज इल्ड कितना होगा। तो परसेंट इल्ड ऑफ b कैसे निकालेंगे, तो b के कॉन्सेंट्रेशन को न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर 100 से ऐड कर देंगे। तो b का परसेंटेज इल्ड निकालना है, b के कॉन्सेंट्रेशन को न्यूमरेटर में रखा जाए, तो b का कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में परसेंट इल्ड ऑफ b का परसेंटेज इल्ड, तो b के कॉन्सेंट्रेशन को न्यूमरेटर में रखिए N2K1 A0 डिवाइडेड बाई k। डिनोमिनेटर में हम लोग b और c टोटल कॉन्सेंट्रेशन, b और c के कॉन्सेंट्रेशन का सम कीजिए, तो N2K1 A0 डिवाइडेड बाई k प्लस N3K2 A0 डिवाइडेड बाई k इंटू 100, भाई परसेंटेज 100 के रेस्पेक्ट में। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये A0 कैंसल आउट, k और k क्या आ जाएगा, कैंसल आउट। तो हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, परसेंट इल्ड ऑफ b का परसेंटेज इल्ड कितने के बराबर, तो N2K1 डिवाइडेड बाई N2K1 प्लस N3K2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये b का परसेंटेज इल्ड आ गया। देखिए इस फॉर्मूला को, b का परसेंटेज इल्ड निकालना था, कैसे निकला, तो b का कोएफिशिएंट, b का रेट कांस्टेंट और नीचे में टोटल से डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ही डायरेक्ट बताइए परसेंट इल्ड ऑफ c, परसेंट इल्ड ऑफ c का परसेंटेज इल्ड पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो c का कोएफिशिएंट N3 रेट कांस्टेंट K2 डिवाइडेड बाई टोटल से डिवाइड कर दीजिए N2K1 प्लस N3K2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये क्या आ गया हम लोग का, c का परसेंटेज इल्ड आ गया, c का परसेंटेज इल्ड। चलिए उतार लीजिए। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जाने से पहले जो एक्सप्रेशन, जो फॉर्मूला हम लोग का आया है उसे हम लोग समरी में कर लें। और ध्यान दें ए का ओवरऑल डिसअपेरेंस का रेट कैसे लिखा गया था, आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आना चाहिए। बी का फॉर्मेशन का रेट कैसे लिखे थे, सी का फॉर्मेशन का रेट कैसे लिखे थे, वो सब अच्छे से आना चाहिए। तो उसको खुद से डिराइव करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है उसको मैं समरी में दे रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला हम लोग का ओवरऑल रेट कांस्टेंट k कितने के बराबर, तो N1 K1 प्लस K2। तो ध्यान में रखें k इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट था। सेकेंड फॉर्मूला पर हम लोग आ जाएं, a का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t वो कितने के बराबर, तो A0 e की पावर माइनस KT। थर्ड फॉर्मूला पर चले, b का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, b का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो b के कोएफिशिएंट को b के रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का N2K1 और कॉमन क्या था, तो A0 डिवाइडेड बाई K1 माइनस e की पावर माइनस KT, ये b का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। c के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो c का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t वो कितने के बराबर, तो c का कोएफिशिएंट है N3 रेट कांस्टेंट K2, तो c का कॉन्सेंट्रेशन N3 K2 कॉमन क्या था हम लोग का, तो A0 डिवाइडेड बाई K इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस KT, ये c का कॉन्सेंट्रेशन हो गया।
नेक्स्ट फॉर्मूला पर आ जाए, बी और सी के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो एट एनी टाइम टी कितने के बराबर, तो रेशियो हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन इसको याद कीजिए, ऊपर न्यूमरेटर में बी का कॉन्सेंट्रेशन है तो बी का कोफिशिएंट N2 रेट कांस्टेंट K1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में C का कॉन्सेंट्रेशन है तो C का कोफिशिएंट N3 रेट कांस्टेंट K2, और ये क्या है हम लोग का, तो ये कांस्टेंट है। मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद किसी भी समय की बात करें, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद एट एनी टाइम टी बी और सी के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये भी याद रखना है कांस्टेंट वॉल्यूम पर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, मोल का रेशियो और पार्शियल प्रेशर का रेशियो बराबर होता है। फिर हम लोग फिफ्थ की बात करें, परसेंट इल्ड ऑफ बी, बी का परसेंटेज इल्ड, परसेंट इल्ड ऑफ बी कैसे निकालेंगे, तो b का परसेंटेज इल्ड, तो न्यूमरेटर में b को रखिए, b का कोफिशिएंट N2 रेट कांस्टेंट K1 डिवाइडेड बाय नीचे में टोटल N2 K1 प्लस c में चले कोफिशिएंट N3 रेट कांस्टेंट K2, c का कोफिशिएंट N3 रेट कांस्टेंट K2, इसको 100 से हम लोग क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। फिर परसेंट इल्ड ऑफ सी, सी के परसेंट इल्ड की बात करें तो सी का परसेंटेज इल्ड कितना, तो सी के कोफिशिएंट पर आ जाइए N3 रेट कांस्टेंट K2, तो सी का परसेंटेज इल्ड लिखना था, सी का कोफिशिएंट N3 रेट कांस्टेंट K2 डिवाइडेड बाय टोटल से डिवाइड कर देंगे N2 K1 प्लस N3 K2 इंटू 100। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड ये हम लोग का फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल पर जाने से पहले ये सारे फॉर्मूले अपने माइंड में क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन के न्यूमेरिकल पर आएंगे।